इंडियन क्लासेस टॉप वन में आप लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट यानी जो भी एग्ज़ाम हुए उसका घटना चक्र हम लोग देख रहे थे। तो पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, वहाँ पे जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन ज़रूर कर ले ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलता रहे। तो समय न गंवाते हुए चलिए आज पार्ट 2 देखते हैं। इसमें एक पेपर और जो है 2022 का जो हुआ है बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा अग्निशमन का, तो उसका देखते हैं क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। और घटना चक्र है ये, इसको आराम से समझते चलते हैं। इससे एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। तो ध्यान देंगे। आज का क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो आपका जवाब होगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगर इसका डिस्कशन देखना चाहें तो देख सकते हैं कि सौरमंडल में मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या होता है? जो लाल होता है। मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर सूर्य से चौथा ग्रह है और बुध के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है। ये इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ये महाभियोग के द्वारा न्यायालय के उच्च न्यायाधीश को उसके पद से महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। तो चलिए इसका डिस्कशन को देखते हैं। ध्यान देंगे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से संसद द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया को बंद कराता है। राष्ट्रपति के आदेश से न्यायालय न्यायाधीशों को पद से हटाने के संबंध में पूरी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। इस आदेश को दोनों सदनों के विशेष बहुमत का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एल नीनो शब्द क्या है? तो एल नीनो शब्द क्या है? तो एल नीनो शब्द क्या है? स्पेनिश शब्द है, ये ध्यान रखेंगे। एल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है लिटिल बॉय या क्राइस्ट चाइल्ड। एल नीनो का शब्द का अर्थ होता है जब पूर्वी उष्णकटिबंधीय महासागरीय क्षेत्र में तटीय गर्म हो जाता है तो जो विशिष्ट क्षेत्रीय और वैश्विक मौसम पैटर्न को बाधित करता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन है, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 फसल मुख्य उगाने का कारण है आपका ऑप्शन ए, सुविकसित सिंचाई प्रणाली, जिसके कारण किसानों द्वारा जो है 3 फसलें एक वर्ष में क्या किया जाता है? उगाया जाता है। अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलों उगाने के पीछे मुख्य कारण है कि सुविकसित सिंचाई प्रणाली उपलब्ध होना। किसानों द्वारा उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुफसली कृषि का प्रयोग किया जाता है। बहुफसली का अर्थ है एक ही वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसलें को क्या करना? उगाना। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा दोस्तों आप लोगों को याद होगा 35 वर्ष होती है। इसका डिस्कशन देखते हैं। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के तहत भारत का राष्ट्रपति न्यूनतम आयु घोषित किया गया कितना है? 35 वर्ष। अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले व्यक्ति को क्या होना चाहिए? भारत के नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु होना चाहिए, तभी ये राष्ट्रपति बन सकता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे। इसका और डिस्कशन है उसको भी देख लेते हैं। लोकसभा के सदस्य का निर्वाचित होने योग्य भी होना चाहिए, ये भी बात ज़रूरत है। भारत या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, परंतु इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ अथवा किसी राज्य मंत्री के पद को लाभ पद नहीं माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, के सिवान अध्यक्ष थे? तो के सिवान
दोस्तों ये इसरो का अध्यक्ष थे। किसका अध्यक्ष थे? इसरो का अध्यक्ष थे। तो चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। अंतरिक्ष विज्ञानी के सिवान इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे, तो ये बात को ध्यान में रखेंगे। इन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथन है। एस सोमनाथ है। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है आपका प्रतिभा पाटिल है। कौन दोस्तों? प्रतिभा पाटिल। अब ये डिस्कशन देख लेते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल हैं। ये 2007 से 2012 तक 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू महिला राष्ट्रपति है, जो 25 जुलाई 2022 को 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? दोस्तों तो राजेंद्र सेतु जो है आपको याद रखना होगा, ये गंगा नदी पर स्थित है राजेंद्र सेतु। तो इसका डिस्कशन की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, राजेंद्र सेतु मोकामा पुल गंगा नदी पर स्थित है। यह बिहार में लगभग 2 किलोमीटर रेल सह सड़क पुल है, यानी रेल भी है और सड़क भी पुल है। उत्तर बिहार के दक्षिण बिहार से ये क्या करता है? उत्तर बिहार दक्षिण बिहार को जोड़ने का काम करता है राजेंद्र सेतु, या मोकामा पुल इसको कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। ये मैथ है, तो मैथ अगले एक वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे। ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, रैखिक संवेग के बदलने की दर को कहते हैं? तो रैखिक संवेग को बदलने की दर को हम लोग कहते हैं बल आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बल आघूर्ण कहते हैं। तो चलिए इसका डिस्कशन को देख रहे हैं। रैखिक संवेग बदलने की दर को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण उस बल का माप है जो किसी वस्तु के अक्ष के चारों ओर घूमने के कारण बन सकता है। बल आघूर्ण या तो स्थिर या गतिशील हो सकता है। इसकी इकाई जो है न्यूटन मीटर होता है। तो चलिए अगले पेज पे हम लोग चलते हैं। तो ध्यान देंगे, मैथ को हम लोग छोड़ देते हैं, इसमें हम बात करेंगे अगले किसी वीडियो में बात कर लेंगे। निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो ध्यान देंगे दोस्तों, ये जो है विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। अब कुछ इसमें डिस्कशन है, देख लेंगे। ध्यान देंगे कि यंत्र दिया है और कौन कार्य करता है ये दिया है। तो इधर ध्यान रखेंगे कि विद्युत मोटर का क्या कार्य होता है? तो विद्युत मोटर का कार्य होता है क्या करना, कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करना? बदलना। विद्युत इस्त्री का कौन कार्य होता है? तो विद्युत इस्त्री का कार्य होता है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में क्या करना? चेंज करना। विद्युत बल्ब का कौन कार्य होता है? तो ये विद्युत बल्ब का कार्य होता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करना। उसके बाद में विद्युत गीजर का कौन कार्य होता है? तो विद्युत गीजर का कार्य होता है विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में क्या करना? बदल देना। ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? तो ध्यान देंगे, प्रमेय को सिद्ध करने की क्या है? आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है, घनानंद की रचनाएं किस भाषा में है? तो घनानंद की रचनाएं दोस्तों ये ब्रज भाषा में। किसमें? ब्रज भाषा में। ध्यान रखेंगे। इसका थोड़ा देख लेते हैं डिस्कशन। ध्यान दीजिएगा, घनानंद की रचनाएं ब्रज भाषा में दिया गया है। वे हिंदी भाषा के रीतिकाल कवि हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त होकर वृंदावन में निम्बार्क संप्रदाय के शिक्षा ली है। वे जीवन पर्यंत राधा कृष्ण संबंधी गीत कविता स्वयं लिखते रहे हैं। घनानंद की रचनाएं सुजानिहित, कृपा के निवेदन, बायोगलेबी, परमहंस स्वामी आदि है। ध्यान रखेंगे इसको। अब यहाँ आ गया आपका, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश का है तो इंग्लिश का कहिए तो अलग वीडियो बना दिया जाएगा, या इसको देख सकते हैं यहाँ पर भी। आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही केम। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है, पीछे फास्ट में है तो ये भी क्या होगा, आगे भी
पास्ट में होगा, यानी ये होगा आई वेटेड फॉर हिम, उसका मैं जब तक इंतज़ार करता रहा तब तक वह नहीं आया, तब तक मैं इंतज़ार करता रहा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कांचा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है। कांचा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है, तो कांचा माल व हाथ में मुद्रा को कार्यशील पूंजी कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान देंगे, डिस्कशन देख लेते हैं। कांचा माल व हाथ मुद्रा को कार्यशील पूंजी कहा जाता है, जिसका उपयोग श्रमिकों के वेतन का भुगतान करने और दिन प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, किस दिन को मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साक्षर होने के लिए जागरूक करना। वर्ष 2022 का थीम ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस थीम था 2022 का। अगला क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है, यानी पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखी गई है तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा क्या किया गया है? द ओरिजिन ऑफ पुस्तक को लिखा गया है। तो थोड़ा इसका डिस्कशन देख लेते हैं। कह रहे द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन द्वारा क्या किया गया? लिखी गई है। नए प्रकार के जीवों की उत्पत्ति के विषय में चार्ल्स डार्विन 1859 में प्रकृति वर्ण का सिद्धांत और अपनी पुस्तक जीव जाति का उद्भव प्रकाशित किए। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रखा गया है? तो विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम बदलकर ये कर दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है। थोड़ा इसका डिस्कशन देख ले। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। यह स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद मोटेरा में स्थित है। इस स्टेडियम में 1,32,000 दर्शकों को बैठने की क्या है? क्षमता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं, क्या चीज़ कहते हैं दोस्तों? तो लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। ध्यान देंगे, इसको डिस्कशन को थोड़ा देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म हवाएं तथा शुष्क हवाएं को लू कहा जाता है। ये हवाएं थार रेगिस्तान से मई और जून के महीने में विशेष रूप से चलती है। लू के समय का तापमान 45 डिग्री से 50 डिग्री चला जाता है। इसके संपर्क में आने पर सामान्यतः आँखों में जलन, अचानक बेहोशी, अंतः रोगी मौत तक हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, भारत जैसे देशों में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन साधन है। कौन सी उपलब्ध उत्पादन साधन है? तो इस श्रम सबसे ज़्यादा उपलब्ध उत्पादन साधन है। इसका डिस्कशन देखते हैं। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन साधन श्रम है। वस्तु और सेवाओं का उत्पादन 4 प्रमुख कारकों से प्रभावित होता है। तो ये कौन कौन कारक है दोस्तों? तो ये पूंजी है, श्रम है, भूमि है और उद्यमिता है। उद्योगों के लिए कुशल श्रमिक की संख्या गतिशील है तथा जनसंख्या अधिक होने के कारण बड़ी संख्या में भी यहाँ पे श्रम उपलब्ध है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, अग्नि का विशेषण शब्द क्या होता है? तो अग्नि का विशेषण शब्द क्या होगा? अग्नेय होगा। क्या होगा दोस्तों? अग्नेय होगा, ध्यान रखेंगे। तो इसका डिस्कशन ध्यान दीजिएगा। कर अग्नि का विशेषण अग्नेय होता है। विशेषण संज्ञा सर्वनाम के रूप में गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण आदि का विशेषता क्या करता है? बताने का कार्य करता है। तो ध्यान देंगे, अगले पेज पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर, यानी आपका क्वेश्चन अब आ गया 23 नंबर। तो 23 नंबर में ध्यान दीजिएगा, देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो ये निर्वाचन आयुक्त थी आपका कौन? BS रामा देवी। कौन थी? BS रामा देवी। तो चलिए इसका डिस्कशन को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि देश के प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त BS रामा देवी थी। उनका कार्यकाल जो है 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर
1990 की अवधि तक रहा था। भारत की मुख्य निर्वाचन अधिकारी अपनी शक्ति संविधान के अनुच्छेद 324 से प्राप्त करता है। कितना से? 324 से। तथा स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने का दायित्व का निभाता है। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है रवि कुमार, कौन? राजीव कुमार है, राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, ध्यान देंगे। कह रहा है कि साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ है? तो साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस में हुआ है दोस्तों? तो ये रूस में हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसको डिस्कशन को ध्यान देते हैं। कह रहे साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग जो है रूस में हुआ है। कहाँ हुआ है? रूस में हुआ है। साम्यवाद समाजवाद की परम परिणति है। समाजवाद एक ऐसा सामाजिक और राजनीतिक दर्शन है जो राजनीतिक संस्थानों के विश्लेषण और मूल्यांकन तथा मानव की पहचान और उसके कल्याण के लिए समुदाय का महत्व पर जोर देता है। साम्यवाद के अनुसार सार्वजनिक निर्णय लेने का वांछनीय लक्ष्य एक स्वस्थ समुदाय है जिसमें व्यक्तिगत चुनाव के विकल्पों का अधिकता न हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। बैंकों की तुलना में साहूकारों के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर होती है। तो क्या होती है? तो ब्याज की दर क्या होती है? अधिक होती है। यानी बैंकों की तुलना में साहूकारों के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर अधिक होती है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक प्रोग्राम में झिल्ली द्वारा होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग प्रसरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रसरण कहते हैं। तो थोड़ा इसका डिस्कशन देख लेते हैं। जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक प्रोग्राम में झिल्ली द्वारा होता है तो उसे ऑस्मोसिस यानी प्रसरण कहते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल के अणु एक चुनिंदा प्रोग्राम में झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता से कम जल की सांद्रता की ओर क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं या फैल जाते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर किस चीज़ की परत बन जाती है? तो उन पर परत बन जाती है किसकी जी? तो ये बन जाएगी सिल्वर सल्फाइड की परत। क्या हो जाती है? बन जाती है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ने से सिल्वर वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। इसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में होता है। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग मतदान के समय मतदाताओं के अंगुलियों पर निशान लगाने के लिए किया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? तो हिरोशिमा कविता के रचयिता दोस्तों याद रखेंगे ये कौन है? तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन आगे हैं, इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। तो लोकतंत्र में अंतिम सत्ता किस में निहित होती है दोस्तों? तो ये निहित होती है किस में? जनता में निहित होती है। तो इसको थोड़ा डिस्कशन देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र अंतिम सत्ता जो है जनता में निहित होती है। लोकतंत्र सरकार के रूप में जिसमें जनता अपनी स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी प्रतिनिधि को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकती है और उसके विधायिका का सदस्य बना सकती है। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 31, मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? मयूरभंज खाने जो है दोस्तों ये लौ वायस के लिए जाना जाता है। किसके लिए? लौ वायस के लिए जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला इसमें थोड़ा डिस्कशन देख लेते हैं। मयूरभंज खान लौ वायस के लिए जाना जाता है। यह उड़ीसा के मयूरभंज जिले में क्या है? स्थित है। लौ वायस के चट्टानें एवं खनिज है जिससे धात्विक लौ का आर्थिक निष्कर्षण किया जा सकता है। भारत में कुडपा तथा धरवाड़ अवसादी और आग्नेय शैलों से लौह अयस्क की प्राप्ति किया जाता है। इसमें मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट और लिमोनाइट प्रमुख लौह अयस्क उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, कह रहे बस्तर आंदोलन किसकी भूमिका की प्रमुख थी? बस्तर आंदोलन में यानी किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो ये ध्यान रखें, गुंडाधुर की भूमिका क्या थी? प्रमुख थी। अगला क्वेश्चन है, या इसको डिस्कशन को देख लेते हैं। बस्तर आंदोलन आदिवासी नेता गुंडाधुर की भूमिका प्रमुख थी। बस्तर विद्रोह का
भूमकाल आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। यह आंदोलन 1910 ईस्वी में मध्य भारत में बस्तर रियासत ब्रिटिश राज के खिलाफ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या दोस्तों ये क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति निम्न में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन से संबंधित है। इसके डिस्कशन को देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। श्वेत क्रांति दूध के अधिक उत्पादन से संबंधित है। इसे ऑपरेशन फ्लड भी के नाम से भी जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड 1970 में प्रारंभ हुआ था। डॉक्टर वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति का जनक के रूप में प्रसिद्ध उद्यमी थे। ठीक है, तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं। ध्यान रखेंगे 35 नंबर है, कह रहे अमेरिका के स्वतंत्र संग्राम के नेता कौन थे? तो अमेरिका के स्वतंत्र संग्राम के नेता आपका थे वाशिंगटन। कौन थे? वाशिंगटन थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा इसका डिस्कशन देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता जॉर्ज वाशिंगटन थे। अमेरिकी क्रांति एक वैचारिक और राजनीतिक क्रांति थी। अमेरिका स्वतंत्रता का युद्ध 1775 से 83 ईस्वी तक चला। पेरिस की संधि द्वारा 1783 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस क्या करता है? मनाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कायज्ञानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ध्यान रखेंगे इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। चलिए इनके डिस्कशन के बारे में देख लेते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत के एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी ये वर्णन है अनुच्छेद 148 में वर्णन है कि एक कैग होगा, जिसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की कार्य एवं शक्तियाँ अनुच्छेद 149 से 151 में निहित है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक समस्त वित्तीय प्रणाली नजर रखता है तथा कार्यपालिका के वित्तीय आदान प्रदान के औचित्य एवं अनौचित्य तय करता है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर दोस्तों, ध्यान देंगे। 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे थे? तो 15वीं शताब्दी में सबसे पहले जो है दोस्तों पुर्तगाली जो है हिंद चीन पहुँचे थे, ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें ध्यान दीजिएगा 15वीं शताब्दी में हिंद चीन पहुँचने वाले सबसे पहले व्यापारी पुर्तगाली थे। इनके बाद कौन आए? डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए तथा फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एवं 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के मध्य भारत में व्यापार के प्रारंभिक उद्देश्य से प्रवेश करने वाले इन यूरोपियन कंपनियों ने यहाँ राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक नियति को लगभग 350 वर्षों तक प्रभावित किया। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? तो एशिया का सबसे स्वच्छ गांव जो है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे, ये मेघालय में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा स्वच्छ गांव कहाँ स्थित है? मेघालय में। तो इसको डिस्कशन को क्या करते हैं, देख लेते हैं। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव जो है मौलियानंग भारत के मेघालय राज्य में पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित है। 2003 में डिस्कवर इंडिया द्वारा इसे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव का दर्जा दिया गया है। इसे भगवान के बगीचा के रूप में जाना जाता है मेघालय के गांव को। और अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, ध्यान रखेंगे। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है, कहाँ मिलती है दोस्तों? तो ये मिलती है देवप्रयाग में। अलकनंदा भागीरथी से मिलती है कहाँ? देवप्रयाग में। इस बात को ध्यान रखेंगे। थोड़ा डिस्कशन चलिए देख लेते हैं। तो डिस्कशन में ध्यान दीजिएगा। अलकनंदा भागीरथी से देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग उत्तराखंड में स्थित है, पंचप्रयाग में से एक है। उत्तराखंड पंचप्रयाग निम्नलिखित है, ध्यान रखेंगे। विष्णुप्रयाग
किसको कहा जाता है? तो धौली गंगा और अलकनंदा नदियों के संगम को कहा जाता है। नंद प्रयाग किसको कहा जाता है? नंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के संगम को कहा जाता है। कर्णप्रयाग जो अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम को कहा जाता है। रुद्रप्रयाग जो है मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के संगम को कहा जाता है। अगला है देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम को कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान देंगे, मैथ हम लोग छोड़ते चलते हैं। ध्यान रखिएगा, भारत की जलवायु कैसी है दोस्तों? तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो इसके डिस्कशन को अगर देखें तो ध्यान रखिएगा, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। भारत के कर्क रेखा पर अवस्थिति और यहाँ के स्थल के रूप में प्रभाव के कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु का विस्तार पाया जाता है। जबकि थार का मरुस्थल ग्रीष्म ऋतु में तप्त होकर निम्न वायु दाब केंद्र बनाता है, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवा को आकृष्ट करता है। ये हवाएं पूरे भारत में वर्षा का कारण बनती है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो इसमें कह रहा है कि हार्मोन जो रुधिर 42 में हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है, तो उसको हम लोग शर्करा स्तर को नियंत्रित करते हैं, उसका स्राव किया जाता है। किसके द्वारा? तो इसका स्राव किया जाता है अग्नाशय के द्वारा किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो इसको डिस्कशन को देख लेते हैं दोस्तों। कह रहे हैं इंसुलिन हार्मोन जो रुधिर शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है, उसका श्रावण जो है अग्नाशय के अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है, लैंगर हैंस ऑफ द्वीपिकाएँ जो होती है, बीटा कोशिकाओं द्वारा क्या किया जाता है? स्रावित किया जाता है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह पेप्टाइड हार्मोन एक पेप्टाइड हार्मोन है। इंसुलिन एक ग्लूकोज को रक्त के माध्यम से शरीर के कोशिकाओं में प्रवेश कर देता है। इसकी अनुपस्थिति में मधुमेह रोग हो जाता है। और मधुमेह रोग को दोस्तों ठीक करने के लिए, जिसकी शरीर के ब्लड प्रेशर यानी बढ़ जाता है, उसको ठीक करने के लिए इंसुलिन की सुई देकर कंट्रोल किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, बर्फ़ की पानी में क्यों तैरता है? तो ध्यान देंगे, बर्फ़ पानी में तैरने का कारण है, क्या कारण है दोस्तों? तो बी, बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है। बर्फ़ का घनत्व जो होता है पानी से कम होता है, इसीलिए क्या करता है? तैरता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 44 नंबर में ध्यान दीजिएगा, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे, ये आवश्यक है कौन? तो आपका ऑप्शन सी होगा, यानी भूमि और श्रम भौतिक पूंजी, श्रम और भौतिक पूंजी ये दोनों आवश्यक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं? तो भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे कि बहुगुणा जो है HN बहुगुणा, ये भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, इनको ध्यान में रखेंगे। और ये सब रहे हैं। तो थोड़ा अगर डिस्कशन को देखें तो ध्यान दीजिएगा, तो कह रहे हेमंत नंद बहुगुणा कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में नहीं रहे हैं। वे विभाजित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भारत के उप प्रधानमंत्री के सरकार में केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। तकनीकी के रूप में यह एक संवैधानिक पद नहीं है। तकनीकी के रूप में भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। दिए गए विकल्पों में देवीलाल मोरारजी देसाई तथा लाल कृष्ण आडवाणी भी उप प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है दोस्तों? तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वुल्लर झील है। कौन? वुल्लर झील। ध्यान रखेंगे, भारत में सबसे मीठे पानी की झील वुल्लर झील है। यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब ये जरा थोड़ा ध्यान देंगे, भीमताल कहाँ है? तो भीमताल दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। लोकटक कहाँ है? तो मणिपुर में है। नैनीताल कहाँ है? तो उत्तराखंड में। इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो प्रतिध्वनि जो है ये सुनाई देती है, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण जो है प्रतिध्वनि क्या करती है? सुनाई देती है। अगर डिस्कशन की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि क्या करती है?
सुनाई देती है, जो प्रत्यक्ष ध्वनि के कुछ देर बाद श्रोता के कानों तक क्या करती है, पहुंचती है। सामान्यतः मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच 0.1 सेकेंड का अंतराल होता है। प्रतिध्वनि सुनने के अवरोधक की ध्वनि स्रोत की न्यूनतम दूरी द्वारा तय की गई दूरी जो है अर्थात 17.2 मीटर अवश्य ही होनी चाहिए, तब प्रतिध्वनि क्या होगी, सुनाई देगी। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे दोस्तों, निम्न में से युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या है। तो युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद युद्ध जोड़ स्थिर, युद्ध जोड़ स्थिर युधिष्ठिर होगा। अगला क्वेश्चन है, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में रेखांकित पद का क्या है दोस्तों। तो यह है कौन, यमुना। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद के संयुक्त अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष करता है। कौन, लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, इसका डिस्कशन अगर देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इस बात को ध्यान में रखें। किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है। संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये किस में सुमेलित नहीं है। तो ये आपका बी में सुमेलित है, उन्मुख सम्मुख, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, साइट्रिक अम्ल का मुक्त रूप में होता है। तो साइट्रिक अम्ल जो है मुक्त रूप में क्या होता है दोस्तों, तो ये नींबू में पाया जाता है। किसमें, नींबू में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो इसका डिस्कशन को देख लेते हैं। अगर साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में नींबू में क्या होता है, मौजूद होता है। इसका एक विशिष्ट स्वाद, क्या विशिष्ट गुण है कि खट्टा होता है। नींबू में एस्कॉर्बिक एसिड भी क्या होता है, पाया जाता है, जिसमें आमतौर पर विटामिन सी के रूप में जाना जाता है। इमली में टार्टरिक एसिड, दूध में लैक्टिक एसिड और सेब में मौलिक एसिड पाया जाता है। तो ये चीज़ें ज़रूर याद रखेंगे कि टार्टरिक एसिड जो है इमली में, ये अभी बीपीएससी के एग्ज़ाम जो हुआ था टीचर का, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है। दूध में ध्यान रखेंगे लैक्टिक पाया जाता है, सेब में मौलिक एसिड पाया जाता है। तो कभी कभी होता है कि डिस्कशन से जो भी है डिस्कशन भी देखना जरूरी होता है, ताकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। भारत में ऋण की औपचारिक स्रोतों के कार्य प्रणाली का प्रेक्षण कौन करता है। तो ये दोस्तों आपका कौन करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ये ध्यान रखेंगे, कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। इसका डिस्कशन देख लें। भारत के ऋण औपचारिक स्रोतों के कार्य प्रणाली का प्रेक्षण भारतीय रिजर्व बैंक करता है, ताकि सुनिश्चित किया जाता है सके कि बैंक न केवल लाभ कमाने और व्यवसायों और व्यापारियों के, बल्कि लघु उद्योग तथा छोटे उद्योगकर्ताओं आदि को भी ऋण देते हैं। बैंकों को समय समय पर यह बताना होता है कि वे किसको और किस ब्याज दर पे उधार दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, निम्न में से भारी मशीनों का उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा कार्य करता है। तो ये जो है कौन है, भारी मशीनों के लिए स्नेहक कौन सा होता है। तो ये ध्यान देंगे दोस्तों, ये ग्रेफाइट होता है भारी मशीनों में स्नेहक के लिए। भारी मशीनों में उपयोग के लिए स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। स्नेहक एक ऐसा पदार्थ होता है जो दो गतिशील सतहों के बीच लगाया जाता है, तो उनके बीच घर्षण को कम हो जाता है, कार्यकुशलता सुधर जाता है। ग्रेफाइट सलेटी काले रंग का चमकदार पदार्थ होता है, या कार्बन का एक क्या होता है, अपरूप होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो अगले पेज पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, मनुष्यों में डैश आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। तो मनुष्यों में जो है क्षुद्रांत्र आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मनुष्यों में क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे क्या होता है, सबसे लंबा भाग होता है। ये ध्यान में रखेंगे। इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। यह एक नलिका जैसी संरचना होती है जो आमाशय से गुर्दा तक जाती है। यह अधिक पाचन के लिए उत्तरदायी होती है। 3 भागों में क्या होता है, विभाजित होता है। इसको 3 भागों में बांटा गया। तो इसके 3 भाग होते हैं, ग्रहणीय,
लंबी और कुंडलित जेजुनम है, और अत्यधिक कुंडलित इलियम जो बड़ी आंत के रूप में खुलती है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु शब्द का बहुवचन रूप क्या होता है। तो वस्तु शब्द का बहुवचन रूप क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है वस्तुएं होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है। तो मधुबनी लोक चित्र शैली बिहार राज्य में क्या है, लोकप्रिय, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो इसका डिस्कशन की बात करें तो मधुबनी लोक चित्र शैली बिहार राज्य में लोकप्रिय है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसका मुख्य केंद्र बिहार के मधुबनी जिले जितवारपुर गांव में है। इस चित्रकला शैली में कैनवास पर रामायण के दृश्य और हिंदू देवी देवताओं को चित्रित किए जाते हैं। मधुबनी पेंटिंग की प्रसिद्ध कलाकार महासुंदरी देवी है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है। तो हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला को क्या कहते हैं, हिमाद्री कहा जाता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, हिमाद्री कहा जाता है। थोड़ा डिस्कशन देखें। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला को हिमाद्री या महा हिमालय के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। महा हिमालय विश्व की सबसे ऊंची चोटी से युक्त सबसे निरंतर सीमा है, जिसकी ऊंचाई जो है 60 मीटर है। इसकी प्रमुख चोटियाँ जैसे एवरेस्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा आदि है। इसमें ध्यान दीजिएगा। अब इंग्लिश में करें चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फ्लो। तो कहने का मतलब ये है कि हु टुक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास। तो रविदास से दीक्षा कौन लिया था, तो रविदास से दीक्षा कौन है, रानी जयली जो है ये क्या किए थे, दीक्षा लिए थे। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्री पोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द साउंड केम, तो इसका सही जवाब होगा साउंड केम फ्रॉम, कहाँ से, केम फ्रॉम रूम। यानी ध्यान दीजिएगा, जब अलगाव का बोध हो तो वहाँ से क्या किया जाता है, फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जो है जादव पायेंग को कहा जाता है। किसको, जादव पायेंग को कहा जाता है, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इस बात को आप समझिएगा, जादव मोलाई पायोंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह वे एक पर्यावरणविद और जोराहाट के वानिकी कार्यकर्ता हैं। उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी को एक सैंडबार पर पेड़ लगाए गए और उन्हें जंगल में बदल दिया गया। यह जंगल माजुली द्वीप पर स्थित है और इस जंगल का नाम इनके नाम पर मोलाई वन रख दिया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है ग्रहों की गति के संचालित होता है। तो ग्रहों की गति जो है किसके द्वारा संचालित होता है दोस्तों, तो ये होता है केपलर के नियमों के द्वारा ग्रहों की गति संचालित होता है। चलिए थोड़ा ग्रह की गतियों के बारे में चलिए देखते हैं केपलर साहब ने क्या क्या कहे हैं। ग्रहों की गति का संचालन केपलर नियम पे आधारित होता है। केपलर के अनुसार सभी ग्रहों की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तथा सूर्य की कक्षा नाभिक पर होती है। केपलर के ग्रहों की गति 3 नियम है। तो पहला नियम क्या है, ग्रह की सूर्य से मिलने वाली रेखा समान अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, पहला नियम है। दूसरा नियम है कि ग्रह द्वारा परिक्रमा के कक्षीय अवधि का वर्ग उसके अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। तीसरा नियम है कि किसी ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग उसका कक्षा अर्धमुख अक्ष के घन के समानुपाती होता है। तो ये तीनों बात याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फ्लो। बेलिस्कोज जो है, ये बेलिस्कोज का हिंदी क्या होता है, तो ये झगड़ालू होता है या युद्ध प्रिय, तो जो झगड़ा उगड़ा हरदम करते रहे। तो इसका सही जवाब होगा एग्रेसिव। क्या होगा दोस्तों, एग्रेसिव होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। कंफर्टेबल आरामदायक, ये भी देख लेंगे। कंफर्टेबल माने आरामदायक, काम माने शांत, सेट माने दुखी। आगे क्वेश्चन है 65 नंबर, 2 अस्थियां आपस में एक दूसरे को किससे जुड़ी होती है। तो 2 अस्थियां जो है आपस में एक दूसरे को किससे जोड़ती है, तो ये जोड़ती है दोस्तों स्नायु। किससे जुड़ी होती है, स्नायु से क्या होती है, जुड़ी होती है।
कह रहे दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से स्नायु द्वारा क्या होती है, जुड़ी होती है। स्नायु एक रेशेदार संयोजी ऊतक होता है जो दो हड्डियों को जोड़कर एक जोड़ बनाता है। कंडरा मांसपेशियां हड्डियों से जोड़ता है। पेशी को पेशी से जोड़ने का काम करती है कौन? पेशी को पेशी से जोड़ने का काम करती है कौन? कंडरा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला है प्रति हजार पुरुषों में महिलाओं की संख्या कहलाती है। तो प्रति हजार पुरुषों में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। प्रति हजार पुरुषों महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। तो क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो ये उद्देश्य है क्या? तो ये 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा डिस्कशन है, इसको क्या कर लेते हैं, डिस्कशन को भी देख लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में सर्वाधिक बनाना, सार्वभौमिक बनाना तथा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को समयबद्ध तरीके से मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी तथा वर्ष 2018 में इसे राष्ट्रीय शिक्षा मिशन में विलय कर लिया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तो प्रत्येक कोण जो है, दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तो दोस्तों प्रत्येक कोण क्या होगा? न्यून कोण होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। कह रहा है अगला क्वेश्चन है कि खोजी गई प्रथम जीवाणु रोधक थी। प्रथम जीवाणु रोधक खोजी गई थी, ये कौन थी? ये पेनिसिलिन थी। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। अगला अब इसमें थोड़ा डिस्कशन देख लेते हैं। कह रहा है सर्वप्रथम खोजी गई रोगाणु एंटीबायोटिक कौन था? तो ये पेनिसिलिन थी। इसकी खोज कब हुआ था? तो वर्ष 1928 में एकास्टिस चिकित्सक वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन का। यह बात याद रखेंगे। 1928 में जो पेनिसिलिन का खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। यह पेनिसिलियम कॉक से प्राप्त होता है जिसे पेनिसिलियम नाइट्रेट भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग में लाया जाता है? तो सौर सेल बनाने के लिए दोस्तों सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन पदार्थ का उपयोग किया जाता है। सौर सेल बनाने में अर्धचालकों का प्रयोग किया जाता है जैसे सिलिकॉन, कैडमियम, गैलियम, सेलेनाइट आदि। सौर सेल में प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा सूर्य या प्रकाश के अन्य स्रोतों से ऊर्जा का होती है, प्राप्त होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मूली एक रूपांतरित है। तो मूली क्या है दोस्तों? तो ये मूल है। क्या है? एक रूपांतरित क्या है? मूल है। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें कह रहा है कि ही एंड आई डैश प्लेइंग एस्टरडे। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ऑप्शन क्या होगा? प्लूरल है तो प्लूरल के अनुसार क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा। और लास्ट पास्ट बिफोर एस्टरडे लगा हो तो ये पास्ट टेंस में शो किया जाता है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। भारत में है तो भारत में क्या है दोस्तों? तो ये बहुदलीय व्यवस्था है। क्या है? बहुदलीय व्यवस्था है भारत में। इसके डिस्कशन को देखें, ध्यान दीजिएगा। भारत में बहुदलीय लोकतंत्र की व्यवस्था का प्रावधान है। बहुदलीय व्यवस्था में राजनीतिक दल का निर्वाचन प्रक्रिया के अभिन्न अंग होते हैं। मूलतः भारतीय संविधान में राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं था। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निहरता जोड़कर राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता दे दी गई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे, इसमें पैसिव है तो पैसिव बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा। एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार हैं। तो एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार है कुंवर नारायण है। कौन है दोस्तों? कुंवर नारायण है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है किस समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची है? तो रात के पर्यायवाची कौन है दोस्तों?
तो ये रात के पर्यायवाची याद रखेंगे। ऑप्शन डी है रात्रि, रजनी, रजनी निशा, रात्रि रजनी निशा, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 1907 में टिस्को की स्थापना जो है दोस्तों ये किया गया था साक्षी बिहार में। कहाँ? साक्षी बिहार में। इसका डिस्कशन अगर देखें तो ध्यान दीजिएगा, ये 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना जो है उत्तर पूर्वी भारत के सिंहभूम क्षेत्र साक्षी बिहार में की गई थी। इसे चुना गया था, जो 1919 में जमशेदपुर बन गया। वर्तमान में यह झारखंड में स्थित है, झारखंडी में। तो ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिकतम जनसंख्या वाला घनत्व राज्य है आपका कौन? अपना प्यारा बिहार। इसको ध्यान में रखेंगे। बिहार से एक तथ्य और ध्यान में रखें, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अपना क्या है? बिहार है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 11 से 6 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति किमी है, प्रति वर्ग किमी है भारत में, जबकि बिहार में कितना? 111 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन को। कह रहे वायवीय श्वसन ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है। तो ये किसके किससे प्राप्त होता है? कौन प्राप्त होता है? तो CO2 और जल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से CO2 और जल प्राप्त होता है। चलिए इसके डिस्कशन को देख लेते हैं। कार्य वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल और साथ में ऊर्जा भी क्या होता है? प्राप्त होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन के रूप में जाना जाता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के अणु ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा पायरुविक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के निर्माण के साथ ऊर्जा क्या करता है? छोड़ता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में है? दोस्तों तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका हेग में है। कहाँ है? हेग में है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इसका डिस्कशन को देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने जाने की संभावना 100% होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग में, नीदरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के विशेषाधिकार द्वारा स्थापित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जो राष्ट्र महासभा सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इंग्लिश का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन द भूगोल। अब ये कह रहा है कि गिवन सेंटेंस जो दिया गया है इसका क्या करना है? सही ट्रांसलेशन क्या होगा इसको चूज करना है। तो ध्यान रखिएगा। कह रहा है भूगोल सीखना का कठिन है। भूगोल सीखना का कठिन है, तो ये तो आसान है। तो ज्योग्राफी इज डिफ़िकल्ट टू लर्न, ज्योग्राफी इज डिफ़िकल्ट टू लर्न आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत उपस्थित होता है? तो नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में जो दोस्तों ये 78% क्या होता है? उपस्थित होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए इनके डिस्कशन की ओर देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में 78% होता है। ये ध्यान में रखिएगा। वायुमंडल में लगभग 21% ऑक्सीजन होता है, 0.9% आर्गन होता है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अल्प मात्रा में हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, नियोन, जेनॉन आदि गैसें उपस्थित होती है। हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर नाइट्रोजन की उपलब्धता असंतुलन देखा जा रहा है। नाइट्रोजन के स्तर में गिरावट या कमी लाने के कारकों CO2 सांद्रता में वृद्धि और ग्लोबल वार्मिंग आदि शामिल है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए 84 नंबर क्वेश्चन है कि जीवन के बाद वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है? तो जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है? तो ये आपका शिक्षा का लाभ है कौन? जीवन मूल्यों का विकास। ये बात को ध्यान रखेंगे, आपका सी जवाब होगा। चलिए डिस्कशन को देख लेते हैं। तो डिस्कशन में ध्यान दीजिएगा, जीवन के बाद वर्षों के शिक्षा का लाभ मूल्यों का विकास है। मूल्य हमारे व्यवहार, नैतिक
नैतिक आचार संहिता का महत्वपूर्ण अवयव है। ऐसे मूल्य ऐसे पदार्थ या मानक होते हैं जो किसी समाज या संगठन के व्यक्ति की दिशा का निर्देश के रूप में कार्य करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करना है। कह रहा है भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद कौन आया था? तो भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद आपका दोस्तों शक एवं हूड आए थे। कौन? शक एवं हूड आए थे। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इसका डिस्कशन को देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है भारत में ग्रीक आक्रमणकारी के बाद शक और हूड आए थे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। भारत में ग्रीक आक्रमणकारियों के बाद पल्लव, शक और कुषाण पर भारत पर आक्रमण किया था। ये दोनों ने आक्रमण किया था। अगला है, भारत में पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में डोमेस्टिरियस ने आक्रमण किया था। किसके शासनकाल में? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में डोमेस्टिरियस ने आक्रमण किया था। डोमेस्टिरियस को भारत में यूनान राज्य का संस्थापक माना जाता है। पल्लव शासकों में महानतम शासक गोंड फर्निज था। कौन? गोंड फर्निज। भारत में मिथ्रेस्टस प्रथम शासक आक्रमणकारी था। ठीक है। भारत में कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। हुंड आक्रमणकारियों में तोरमान, महिर कुल आदि प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर का, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है कौन है दोस्तों? तो ये ध्यान रखेंगे, दूध का खट्टा होना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। चीनी का पिघलना फिर रावा में बदल सकता है, चीनी हो जाएगा, ये नहीं है। उसके बाद में लवण का क्रिस्टलीय होना, ये भी नहीं है। जल का जमना या फिर पानी बनना, ये सब भौतिक परिवर्तन है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा। रबी फसल कौन नहीं है दोस्तों? तो ये ज्वार जो है रबी फसल नहीं है। अब इसमें ये जो है अगर देखें तो गेहूं और सरसों और चना ये सब क्या है? रबी फसल है। इसके डिस्कशन को देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो यहाँ ध्यान देखेंगे कि गेहूँ, सरसों, चना रबी फसल है, जबकि ज्वार खरीफ फसल है। रबी फसल को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर तक बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से जून के मध्य काट लिया जाता है, जबकि खरीफ फसल को देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के बाद बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। इसकी प्रमुख फसलें हैं चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन शामिल है। इसमें ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है दोस्तों? तो ये मानवाधिकार संगठन है। क्या है? मानवाधिकार संगठन है। चलिए इसकी स्थापना वगैरह के बारे में देखते हैं। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक मानवाधिकार संगठन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में ब्रिटिश वकील पीटर बेसेंसन ने और एरिक बेकर द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय लंदन में है। यह मानव अधिकार की रक्षा करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी क्या है? संस्था है। बरदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो बरदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका जो है ये निभाई थी कौन? वल्लभ भाई पटेल ने निभाया था। कौन? वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें डिस्कशन देख लेते। बरदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था? निभाया हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1928 ईस्वी में गुजरात में किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जिसे बरदौली सत्याग्रह के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% तक वृद्धि कर दी थी। पटेल जी ने इस लगान का जमकर विरोध किया। इस आंदोलन की सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं ने कहने पर महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि का कर दिया? प्रदान कर दिया। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी से क्या तात्पर्य है? तो जीडीपी से मतलब ये होता है दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद जो होता है, क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। आपका बी सही जवाब होगा। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको डिस्कशन को चलिए देख लेते हैं। कह रहे जीडीपी से तात्पर्य है कि सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से है। सकल घरेलू उत्पाद एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में योगदान मुख्य रूप से
3 व्यापक क्षेत्रों में होता है, कृषि है, उद्योग है और सेवा क्षेत्र में बांटा गया है। जीडीपी बाजार की कीमतों पर मापा जाता है और गणना के लिए आधार वर्ष होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग क्या होते हैं, अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, ऑप्शन सी, अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, तब ये क्या होती है, अल्प बेरोजगारी होती है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसका डिस्कशन देखते हैं। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। कभी कभी व्यक्ति किसी आर्थिक गतिविधि में संलग्न हो तो, परंतु उसे उनकी योग्यता और प्रयास के अनुसार रोजगार नहीं दे पाती है। इस प्रकार एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति रोजगार मुक्त होता है लेकिन इच्छित क्षमता के अनुसार नहीं। अतः बेरोजगार न होते हुए भी अल्प बेरोजगारी उपलब्ध रोजगार की प्रतियोगिता को क्या करती है, प्रतियोगिता करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर का, सही विकल्प का चयन करें। संतोष जादव अपनी विद्यालय शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो संतोष जादव अपने महाविद्यालय शिक्षा जो है ये जयपुर से प्राप्त की। कहाँ से? जयपुर से, इस बात को ध्यान रखेंगे। संतोष जादव जो है अपनी महाविद्यालय शिक्षा जयपुर से प्राप्त की, इस बात को ध्यान में रखेंगे। संतोष जादव एवरेस्ट पर्वत पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला है। इनका जन्म भारत के हरियाणा राज्य में हुआ था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली विश्व की प्रथम महिला जुंको तेबई है। 2 बार चढ़ने वाली कौन है? संतोष जादव, इस बात को ध्यान में रखेंगे। भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? तो ये भूमिगत रेलवे भारत में सबसे पहला जो है ये कोलकाता में बनाया गया था, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए डिस्कशन को देख लेते हैं। भारत में पहला भूमिगत रेलवे कोलकाता में बनाया गया था। यह दक्षिणेश्वर से गौरिया के पास कवि सुभाष मेट्रो स्टेशन तक फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई 31.365 किमी है, ये बात को ध्यान में रखेंगे। खैर है जिसमें 26 स्टेशन और 15.7 किमी भूमिगत खंड है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन जो है ये किसके द्वारा शुरू किया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा क्या किया गया था? शुरू किया गया था, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए डिस्कशन देखते हैं। कह रहे संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन मार्टिन लूथर किंग द्वारा 1954 से 1968 के मध्य शुरू किया गया था। यह आंदोलन अमेरिकियों के खिलाफ नस्लीय भेदभावपूर्ण कानूनों के खिलाफ आंदोलन किया गया था, इस बात को ध्यान में रखेंगे। कह रहा है किस आंदोलन से राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? तो ये कौन सा आंदोलन था, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को क्या किया? जन्म दिया। चलिए इसका डिस्कशन को थोड़ा देख लेते हैं। कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो फ्रांस की क्रांति ने दिया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसमें फ्रांस की क्रांति से पहले फ्रांस का एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था। फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुता राजनीति को अविभाजित वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबार, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया, ये ध्यान रखेंगे। 19वीं सदी तक आते आते परिमाण युगांतकारी युद्ध हुए, इसको ध्यान में रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन है। करें बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खां जो है ये शहनाई वादक थे। कौन थे? शहनाई वादक, यानी शहनाई बजाते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत के प्रख्यात शहनाई वादक थे। 2001 में उन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से क्या किया गया? सम्मानित किया गया, इस बात को ध्यान में रखेंगे। 97 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। देश का प्रथम नागरिक होता है, कौन होता है दोस्तों? तो देश का प्रथम नागरिक ये ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रपति होता है। देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। वह संघ कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। संविधान में राष्ट्रपति पद सर्वोच्च गरिमा प्रतिष्ठा वाला होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 में प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये अनुच्छेद 52 में कहा गया भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अगला क्वेश्चन है, अब ये सीरीज से है तो इसमें जो है
आपका सही जवाब हो जाएगा, कौन हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा 305 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसमें कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, 6 बढ़ा, 6 बढ़ा, उसके बाद में 6 बढ़ा, इसी तरह बढ़ते बढ़ते अंतिम संख्या जो है तो यहाँ पे हो जाएगा 305। अगला क्वेश्चन है मैथ, हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे। ध्यान दीजिएगा 100 नंबर क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण क्या था? तो दोस्तों तो प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण था इसमें ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, ये याद रखेंगे। तो थोड़ा इसका डिस्कशन देख लेते हैं। कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफिया की 28 जून 1914 को सेराजोवा में हत्या होना। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध समापन पेरिस शांति सम्मेलन के आयोजन 1919 में हुआ था। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर दोस्तों इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी एरर हो या कोई परेशानी हो तो आप ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।